राम राम मित्रों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 से हिंदी के चैप्टर नागरी लिपि से अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम नागरी लिपि के लेखक कौन हैं, लेखक के संबंध में जानेंगे। उसके बाद हम इस पाठ के सारांश को देखने वाले हैं। फिर इस पाठ में जितने भी प्रश्न आए हैं उन सब के उत्तर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेखक के संबंध में जान लेते हैं। नागरी लिपि पाठ के रचनाकार है गुणाकार मूले, जिनका जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था और इनकी मृत्यु 2009 ईस्वी में हो गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अक्षरों की कहानी, सौरमंडल, भारत इतिहास और संस्कृति, अंतरिक्ष यात्री, आधुनिक लिपियों की कहानी, नक्षत्रलोक, सूर्य इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम नागरी लिपि निबंध के सारांश को देखने वाले हैं। क्योंकि यह सारांश एग्जाम में 5 अंक का आता है, इसलिए हमें ध्यानपूर्वक देखना है कि इसके सारांश को हमें कैसे लिखना है। तो हम लिखेंगे कि जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। लिपि का शाब्दिक अर्थ लिखावट होता है। यह भाषा व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, नेपाली, नेवारी, मराठी, मैथिली, मगही एवं भोजपुरी भाषाएं लिखी जाती हैं, जो भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में यह लिपि फैला हुआ है। देवनागरी लिपि के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसार में जहाँ भी संस्कृत प्राकृतिक की पुस्तकें प्रकाशित होती हैं वे प्रायः देवनागरी लिपि में ही छपती है। लेकिन दक्षिण भारत की लिपियाँ वर्तमान नागरी से काफ़ी भिन्न दिखाई पड़ती हैं। लेकिन एक बात हमें सदैव याद रखना चाहिए कि आज कुछ अलग से दिखाई देने वाली दक्षिण भारत की ये लिपियाँ, जैसे कि तमिल, मलयालम और तेलुगु का भी नागरी की तरह प्राचीन ब्राह्मी से ही विकसित हुए, जो प्रायः बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। ब्राह्मणी लिपि का आविष्कार आर्य जाति का देन है। हम जानते हैं कि हम जो भी चीज़ लिखते हैं, हम जो भी वाक्य लिखते हैं वो बाएं से दाएं लिखते हैं, यानी कि देवनागरी लिपि का जो भी अक्षर लिखा जाता है वह बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। लेकिन उर्दू का इसके विपरीत होता है। उर्दू में जो भी चीज़ लिखते हैं वो दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं। तो ब्राह्मणी लिपि का आविष्कार आर्य जाति का देन है। दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती थी। महत्व: कोंकण के शिलाहार, मानेखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में है। 12वीं सदी में केरल के शासकों ने सिक्को पर वीर केरलस जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित हैं। उत्तर भारत के महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह, अकबर आदि शासकों ने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए थे। और अब हम जान लेते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। उत्तर भारत की इस लिपि को हम देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं। नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहले इस लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। लेकिन उपाधितार्जितकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान पटना को नगर कहते थे। हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। असंभव नहीं कि यह बड़ा नगर प्राचीन पटना हो। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता है। देवनागरी की लिपि होने से भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दिया गया होगा, लेकिन यह सिर्फ एक मत है। यानी निश्चित तौर पे यह नहीं कहा जा सकता है कि देवनागरी की लिपि होने के कारण इस लिपि को देवनागरी नाम दिया गया होगा। देवगिरी के यादव राजाओं के लेख, कल्याण के पश्चिमी चालुक्य नरेशों के लेख नागरी लिपि में बहुत सारे लेख मिलते हैं। उत्तर भारत में पहले गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेख में नागरी लिपि देखने को मिलते हैं। मित्रों, गुर्जर प्रतिहार ये भारत के व्यक्ति नहीं थे, बल्कि बाहर से भारत में रहने के लिए आए थे। यह हमें ध्यान में रखना है। मिहिर भोज महेंद्रपाल जैसे प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। मिहिर भोज 1840 से 81 ईस्वी की ग्वालियर प्रशस्ति नागरी लिपि संस्कृत भाषा में है। अतः इतिहास से ही नागरी यानी देवनागरी लिपि का महत्व तो बहुत अधिक रहा है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। अब हम देख लेते हैं कि नागरी लिपि चैप्टर से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पाठ्य पुस्तक में आए हैं उन सब के हम अब उत्तर देखने वाले हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आए। चूँकि यह प्रश्न छोटा होता है और यह प्रश्न जब भी एग्जाम में आता है तो 2 अंक आता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर भी हमें छोटा ही लिखना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। हमारा दूसरा प्रश्न है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि देवनागरी लिपि में नेपाल के नेपाली यानी कि नेपाल के जो नेपाली भाषाएं हैं वे देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। खसकुरा व नेवारी भाषा, इसके अलावा मराठी भाषा की लिपि तथा संस्कृत एवं हिंदी की लिपि देवनागरी है।
हिंदी की जो लिपि है देवनागरी वह तो संस्कृत भाषा से ही आई है, तो इसलिए यह स्वाभाविक है कि संस्कृत भाषा में जो भी शब्द लिखी जाएगी वो देवनागरी लिपि के अनुसार ही लिखी जाएगी। हमारा तीसरा प्रश्न है कि लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है, तो इसका उत्तर लिखेंगे लेखक ने गुजराती और बांग्ला लिपि से देवनागरी का संबंध बताया है। नंदी नागरी किसे कहते हैं, किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि विद्वानों का यह मत है कि वाकाटकों और राष्ट्रकूटों के समय के महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नंदी नगर आधुनिक नांदेड़ की लिपि होने के कारण इसका नाम नंदी नागरी पड़ा। दक्षिण भारत में पोथियों लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। पोथियों लिखने का मतलब कि कोई किसी भी पुस्तक को लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था दक्षिण भारत में। दरअसल दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती थी। कोंकण के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासक के लेख नंदी नागरी लिपि में हमें मिलते हैं। पहले पहले विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। हमारा पांचवा प्रश्न है कि नागरी लिपि में आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए, उनके विवरण दें, तो इसका उत्तर लिखना है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। राजा व राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं के सिक्कों पर नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत में नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी में मिलने लग जाते हैं और उत्तर भारत में 9वीं सदी से हमें मिलने लगते हैं। यानी कि जब इतिहासकारों के द्वारा खोज की गई कि नंदी नागरी यानी कि देवनागरी लिपि का आविष्कार कब से हुआ, तो कुछ सिक्के प्राप्त हुए। उन सिक्कों पर देवनागरी लिपि में कुछ अक्षर लिखे हुए मिले, जिसके अनुसार यह पता लगाया गया, जब उसका परीक्षण किया गया, जब यह जांचा गया कि वह सिक्का कितना पुराना है और पता लगाया गया कि यह सिक्का किस शासक के शासनकाल में था, तो यह पता चला कि राजा व राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं के शासनकाल में यह सिक्का चलती थी, यानी कि उस समय यह सिक्का मौजूद थी। तो उस समय के सिक्कों पर नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी में मिलने लग जाते हैं और उत्तर भारत में 9वीं सदी से मिलने लगते हैं, क्योंकि 8वीं और 9वीं सदी के बीच ही राजा व राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजा हुए थे। हमारा छठा प्रश्न है कि ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आधी लकीर या छोटे ठोस तिकोन हैं, लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती हैं और ये सिरों रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी की अक्षरों की चौड़ाई होती है। यानी कि हम जानते हैं कि देवनागरी लिपि में कोई भी शब्द लिखते हैं, जैसे यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है तुलना, तो तुलना के ऊपर जो ये लकीर खींची गई है इसे हम शिरोरेखा कहते हैं। शब्द के ऊपर जो हम लकीर खींचते हैं उसे हम शिरोरेखा कहते हैं। ये शिरोरेखा उतनी ही लंबाई में होती है जितनी उस शब्द की चौड़ाई रहती है। जैसे तुलना शब्द की चौड़ाई इतनी है तो यह शिरोरेखा भी हमें इतनी ही खींचेंगे। यही यहाँ कहा जा रहा है कि देवनागरी लिपि की मुख्य विशेषता यह है कि यह शिरोरेखा उतनी ही लंबी रहती है जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई होती है। हमारा सातवां प्रश्न है कि उत्तर भारत के किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे उत्तर भारत के इस्लामी शासन की नींव डालने वाली महमूद गजनबी के लाहौर के टकसाल में डाले गए चांदी के सिक्कों पर भी हम नागरी लिपि के शब्द देखते हैं। महमूद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, अकबर आदि शासकों भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए थे। हमारा आठवां प्रश्न है कि नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बताता है। मित्रों, यह स्वाभाविक है कि जिस शासक के शासनकाल में जो भाषाएं चलती होंगी वो भाषाएं जिन लिपि में लिखी जाती होंगी उसी लिपि में उस वक्त के जितने भी कार्य होते थे उसी लिपि में होती होगी। तो इसलिए यह देखने को मिलता है कि महमूद गौरी और अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह, अकबर आदि शासकों भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए थे। क्यों? क्योंकि उस समय नागरी लिपि में अक्षरों लिखी जाती थी। नागरी लिपि में ही कोई भी चीज़ लिखी जाती थी। इसलिए कहा जा रहा है कि उस समय के शासन काल में ही उसके सिक्कों पर नागरी शब्द मिले हैं। हमारा आठवां प्रश्न है कि नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बताता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि पादतार्डितकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र पटना को नगर कहते थे। हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य के उत्तर भारत के एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। अतः नगर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। असंभव नहीं कि यह बड़ा नगर प्राचीन पटना ही हो,
क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता होगा। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इतिहासकारों के द्वारा यह अनुमान लगाया गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता होगा। देवनागरी की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दिया गया होगा। यानी कि यह निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा ही था, लेकिन एक अनुमान लगाया गया, कुछ प्रमाणों के कुछ साक्ष्य के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि ऐसा हो सकता है। हमारा 9वां प्रश्न है कि नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है। पटना में नागरी का क्या संबंध लेखक ने बताया है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि इतना तो ध्रुव सत्य है कि यह नागरी शब्द किसी नगर अर्थात किसी बड़े शहर से संबंधित है। तो पादिताडित्कम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र अर्थात पटना को नगर नाम से पुकारते थे। अतः हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहें। गौर से देखा जाए तो सभी प्रश्नों के उत्तर सारांश से ही मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। यदि आप सारांश को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपको आधे से ज़्यादा प्रश्न के उत्तर आसानी से अपने आप याद हो जाएंगे। पादिताडित्कम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र अर्थात पटना को नगर नाम से पुकारते थे। अतः हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य के उत्तर भारत के एक विशेष शैली को नागर शैली कहते थे। अतः नगर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। विद्वानों के अनुसार उत्तर भारत का यह बड़ा नगर निश्चित रूप से पटना ही होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता था। देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी का नाम दिया गया होगा। हमारा 10वां प्रश्न है कि नागरी लिपि कब तक सार्वदेशिक लिपि थी, यानी कि नागरी लिपि कब तक पूरे देश में व्याप्त थी। तो इसका उत्तर होगा कि ईसा की 8वीं से 11वीं सदियों में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। हमारा अगला प्रश्न है कि नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है, इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती हैं। 8वीं-9वीं सदी से आर्य भाषा हिंदी साहित्य मिलने लग जाता है। इसी काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं जैसे कि मराठी, बांग्ला आदि जन्म ले रही थी। अब हम देखने वाले हैं कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे। इसका उत्तर हमें किस प्रकार से लिखना है। यह प्रश्न हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि एग्जाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएं बनी रहती है। इसका उत्तर लिखेंगे कि अनेक विद्वानों का मत है कि ये गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ईसा की 8वीं सदी की पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। मिहिर भोज 1840 से 81 ईस्वी की ग्वालियर प्रशस्ति नागरी लिपि संस्कृत भाषा में है। हमारा अगला प्रश्न है कि निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण इस प्रकार मिलते हैं। 11वीं सदी में राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं के सिक्कों पर नागर अक्षर देखने को मिलते हैं। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर कैलाश जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित हैं। दक्षिण से प्राप्त वर्गुन का पल्यम ताम्रपात भी नागरी लिपि में 9वीं सदी की है। 1000 ईस्वी के आसपास मालवा नगर में नागर लिपि का इस्तेमाल होता था। विक्रमादित्य के समय पटना में देवनागरी का प्रयोग मिलता है। ईसा की 8वीं से 11वीं सदियों में नागरी लिपि पूरे भारत में व्याप्त थी। इसके अलावा 8वीं सदी में देहाकोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है वह नागरी लिपि में है। 554 ईस्वी में राष्ट्रकूट राजा दांतीदुर्ग का दानपत्र नागरी लिपि में प्राप्त हुआ और 850 ईस्वी में जैन गणितज्ञ महावीराचार्य के गणित सार संग्रह की रचना मिलती है, जो कि नागरी लिपि में ही है। मित्रों, इस पाठ से हमारे पुस्तक में इतना ही सब्जेक्टिव प्रश्न था, जिनको हमने एक एक करके देखा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री कृष्णा।